देखिए, आज हम कक्षा द्वादश की इस वीडियो में पेज नंबर 30 पर पीडीएफ के नए टॉपिक लाल फास्फोरस के साथ में आप लोगों के साथ बने हुए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। क्या कहा? लाल फास्फोरस, इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखिए, ये तो आप लोगों को भली भांति पता भी होगा कि जब लाल फास्फोरस को गर्म करते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कोल गैस की उपस्थिति में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करके आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो लाल फास्फोरस में ये चेंज हो जाता है। कौन? सफेद फास्फोरस। समझ में आई बात? अब देखिए, आगे चलते हैं। लाल फास्फोरस के औद्योगिक निर्माण हेतु, मतलब बड़े पैमाने पर बनाने के लिए, इसे लोहे के एक अंडाकार बर्तन में सफेद फास्फोरस थोड़ी मात्रा में आयोडीन ले लेते हैं। बर्तन में वायु को CO2 या कोल गैस द्वारा विस्थापित करके निष्क्रिय वातावरण प्राप्त करते हैं। बर्तन के अंदर कौन सी गैस? CO2 गैस या कोल गैस, एक ही बात है ये। समझ में आई बात? क्योंकि कोयले की गैस मतलब कार्बन से बनी हुई गैस मतलब CO2, या कोल गैस के अंदर और भी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, इन सबको मिला करके निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में चेंज हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप समझ रहे हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये अभिक्रिया ऊष्मा अक्षेपी होगी। जब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो लोहे के बर्तन की नलियों में लगे ताप मापियों की सहायता से ताप पर नियंत्रण रखा जाता है। कहाँ पर? ताप पर क्या रखा जाता है? नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर लाल फास्फोरस पुनः सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। जो लाल फास्फोरस है वो पुनः काय में बदल जाएगा? सफेद फास्फोरस में बदल जाएगा। पात्र को ठंडा करने पर प्राप्त उत्पाद को जल के साथ पीसकर NaOH विलयन के साथ उबालते हैं। भाई, पात्र को ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर जो प्राप्त होगा उत्पाद उसे जल के साथ पीसेंगे और NaOH विलयन के साथ उबालेंगे। क्लियर होगी बात? फिर क्या करेंगे? जिससे सफेद फास्फोरस की अशुद्धि दूर हो जाती है। जो सफेद फास्फोरस था इसमें अशुद्धि के रूप में वो दूर हो जाता है। शेष बची मात्रा को गर्म जल से कई बार धो लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। इस प्रकार लगभग 99.5% शुद्ध लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। क्लियर होगी? तो विधि समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने क्या करना, इसको यदि कोई समस्या हो तो वीडियो को दोबारा से चला करके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इसके भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। भाई, लाल फास्फोरस गंधहीन लाल रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जिसमें भंगुर प्रवृत्ति होती है, या इसकी प्रकृति जो होती है वो भंगुर होती है। मतलब अगर इसको चोट मारेंगे तो ये चूर चूर होने वाली प्रकृति रखता है। फिर का लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता। कैसा नहीं होता? ये विषैला नहीं होता, विष नहीं होता इसके अंदर। समझ गए? जो सफेद फास्फोरस था वो विषैला था। हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया भी था कि उसकी थोड़ी सी मात्रा लेते ही व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, नहीं, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और यदि जो उसकी खान में काम करते हैं, बनाने की जो कंपनियां हैं उनमें काम करते हैं, वहां के मजदूरों के मुंह की हड्डियां भी गल जाती हैं। वो इतना खतरनाक होता है, लेकिन ये विषैला नहीं होता। लाल फास्फोरस जल, कार्बन डाइसल्फाइड, ये पूरा है एक कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म आदि में एविले है। इन सब चीजों में क्या है? ये एविले, घुलता नहीं, इनके अंदर ये घुलता नहीं है। परंतु एल्कोहलिक KOH में विलय है। एल्कोहलिक जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे उसके अंदर ये घुल जाता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या कहा, ध्यान से देखेंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं रेड फास्फोरस की। लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? व्हाइट फास्फोरस के। सफेद फास्फोरस की बात यह साधारण ताप पर वायु में स्वतः ही नहीं जलता। जिस प्रकार वो वायु में अपने आप जलने लग जाता था, ये ऐसा नहीं करता और अंधेरे में भी नहीं चमकता। ये अंधेरे के अंदर भी नहीं चमकता है। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। इसका देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। ये डायग्राम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था और मैं इसको समझा भी रहा हूँ। ये है वो बल्ब के आकार का एक टैंक, ये सेफ्टी वाल्व है। यहाँ पर सेफ्टी वाल्व
ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वजन लटकाया हुआ है इसके द्वारा, इस पर ये थर्मामीटर लगे हुए हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर इसके पूरे के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, हॉट गैसेस यहाँ से भी आ रही हैं, ये यहाँ हॉट गैसेस हैं, यहाँ ये भट्टी है, यहाँ से हीट इसको मिल रही है। ठीक है, भट्टी फर्नेस ही बोलते हैं भट्टी को, क्या बोलते हैं, फर्नेस को भट्टी बोलते हैं। ये व्हाइट फास्फोरस प्लस लिटिल I2, लिटिल I2 मतलब थोड़ी मात्रा में I2 डाला हुआ है इसमें उत्प्रेरक के रूप में, काहे के रूप में है भाई, उत्प्रेरक के रूप में, और व्हाइट फास्फोरस भरा हुआ है इसमें। ये आयरन पोर्ट है, ये लोहे का एक बना हुआ पात्र है। ये है पूरा का पूरा डायग्राम, समझ रहे हैं, दिख भी रहा होगा अच्छे से। इसको मैं जरा ऐसे करके भी कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 31 पर चलते हैं। क्या बताया गया है इसको समझना है। देखो, लो टोपी रखो, हाँ रख लो इस पे। अब सबसे पहले ही हमारा जो टॉपिक है वो है रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस में नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है कि वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करने पर जलकर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। भाई ये है आपका P4 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो 4P, ऑक्सीजन के 5 दूनी 10, तो 4 की कितनी बार गुना करें बताओ, 5 बार करते हैं, 4 पंजे 20। अब आपने लिखा 4PO5 और करके आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो P4O10 O20 20 लिखेंगे ना, 5 दूनी 10 हैं, तो ये तो गलती हो रहा है। हाँ समझ में नहीं आई बात भाई, P4O10 कर सको आप इसे, ये नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहाँ 10O2 होता फिर कर देते 4PO5 5 चौक 20, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने 5 मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के, तो P4O10 लिखेंगे, मतलब ये बन गया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्लियर होगी। अब दूसरी रिएक्शन यहाँ पर आती है क्या कि उच्च ताप पर यह Cl2 में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। देखो कैसे, यहाँ पर P4 लेना है प्लस 10Cl2 लेना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो क्या करेंगे 4 कॉमन ले लो, 4P, Cl के कितने हैं 10 दूनी 20 हैं, तो हम क्या करेंगे Cl के 4 पंजे 20, मतलब ये बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर होगी बात। फिर आगे चलते हैं, उच्च ताप पर यह सल्फर और धातुओं से भी क्रिया करता है। उच्च ताप पर सल्फर के साथ और धातुओं के साथ भी क्रिया कर लेता है। तो हम नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिखते हैं, क्या है भाई P4 प्लस 6S। ये रिएक्शन हमने लास्ट रिएक्शन उसमें भी करी थी टॉपिक में, जो कि सफेद फास्फोरस था। इसी प्रकार से P4 प्लस 12Na के साथ रिएक्शन करा दो। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि सल्फर के ऊपर होते हैं माइनस के 2 चार्ज, Na के ऊपर होता है प्लस का 1, तो 12 कम 12 और 6 दूनी 12, तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, बैलेंस किए बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। ठीक है कि नहीं। तो अब हमने क्या करना है भाई, अब हम लिखेंगे P4 और S के 6 हैं कि क्या कॉमन लूं दोनों में से, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2P2 कर दूं, 2P2 2 दूनी 4, 6 2 दिया 6। क्लियर। इसी प्रकार हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लूं इसमें, तो इसमें 4 कॉमन ले लिए, 4P, Na के हैं 12, Na क्या 3। अब आप लोग कहेंगे कि यह सही है क्या, ये गलत इसलिए है क्योंकि धनात्मक स्पीशीज हमेशा पहले लिखी जाएगी, ऋणात्मक स्पीशीज बाद में लिखी जाएगी। यानी कि इसको आप क्या करेंगे भाई 4Na3 और P आएगा,
यानी कि सोडियम फॉस्फेट, ये बनेगा आपका सोडियम फास्फाइड। क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं ताप का प्रभाव। भाई ताप का प्रभाव तो हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि P4 अगर लाल रंग का है, ठीक, और यदि इसे 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो ये P4 सफेद में चेंज हो जाएगा, ठीक, और इसे सफेद को अगर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो ये लाल में परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा निष्क्रिय वातावरण में 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने से यह सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। अब आता है लाल फास्फोरस की संरचना। आप अब पढ़ेंगे इसकी क्या स्ट्रक्चर। मैंने कहा था स्ट्रक्चर होती है इसकी पतंग के आकार की। जो सफेद फास्फोरस होता है उसकी तो सिंगल पतंग के आकार की स्ट्रक्चर होती है, और जो लाल फास्फोरस होता है इसकी संरचना कैसी होती है, ये होती है जैसे बहुत सारी पतंग आपस में क्या कर दी गई हूं, जोड़ दी गई हूं, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ बॉन्ड आ जाएगा तो ये पतंग हो गई, ये पतंग हो गई, ये पतंग हो गई, ये ऐसे जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर बनती है। किसकी बताओ, लाल फास्फोरस की। क्लियर होगी बात। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्या बताया हम, लाल फास्फोरस की संरचना। लाल फास्फोरस का अणु एक श्रृंखलित संरचना रखता है। कैसी श्रृंखलित, श्रृंखला बनी हुई है ना यहाँ। P4 की कई इकाइयां आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाती हैं तथा लाल फास्फोरस को बहुलक संरचना देती हैं। कैसी, बहुलक के जैसी संरचना देती हैं। इस विशेष संरचना के कारण लाल फास्फोरस का घनत्व, गलनांक और ज्वलन तथा ताप ऊंचा होता है। भाई ये गुण जो हैं, ये जो घनत्व हो गया, गलनांक हो गया, ज्वलनशीलता होगी, ऊंचा ताप होता है इनका, है यह कम क्रियाशील होता है। किसकी अपेक्षा, सफेद फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। क्या कहा, यह इसने कहा महत्वपूर्ण यौगिक जैसे PCl3, PCl5, PH3 आदि यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह है इसके यूज। क्या है भाई, यूज, ठीक है। दूसरा कहा चूहे मारने के पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी का सामान और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्नि बम और धूम बम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी बात। अब ये यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब इसके जो यूज हैं एक दो वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर खत्म। कहा दिया सलाई बनाने में, मतलब माचिस। क्या दिया सलाई क्या होती है, माचिस, मैच बॉक्स बोलते हैं इसको। लकड़ी की तिल्लियों के सिरों पर KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड, क्या लेड ऑक्साइड, क्या टीन सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। माचिस को रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस SbS3, कांच का चूर्ण, ठीक है ना, और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, जिससे जैसे ही माचिस पे क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तिल्ली जल जाती है। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ हैं। कैसे, विस्फोटक पदार्थ हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक चलता है। जो फास्फोरस के यौगिक हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है फॉस्फीन। क्या आता है, फॉस्फीन। अब फॉस्फीन होता क्या है, PHOSPHINE इसकी स्पेलिंग है। इसका फॉर्मूला PH3 होता है, और चूंकि अणु बाहर निकालेंगे तो फास्फोरस का 30 होता है, और 3 पैरा पोजीशन में है तो मल्टीप्लाई में आ गया। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 30 + 3 = 33। इसका अणु बाहर निकल कर आ जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं यह फास्फोरस का महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। भाई हाइड्रोजन जब फास्फोरस के साथ जुड़ गया तो ये फास्फोरस का महत्वपूर्ण हाइड्राइड हो गया। जेन गैम्बर ने 1783 में सफेद फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करके फास्फीन को प्राप्त किया। क्या, निष्क्रिय वातावरण में
इसको गर्म किया और फास्फीन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, वनस्पतियों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से दलदली जगहों में भी फास्फीन बनती रहती है। क्या होता है, पॉपुलर के पेड़ वगैरह होते हैं, पत्ते गिर जाते हैं ईंक वगैरह में, तो आप उन ईंक के अंदर उन पॉपुलर के जब पत्तों को उठाते हैं तो उसमें से व्हाइट व्हाइट सी वाष्प से निकलती है और बहुत बुरी गंध आती है। वो क्या है, वो फास्फीन गैस है वहां बनी हुई। ठीक है, नहीं दलदले स्थान जो होते हैं वहां पे भी फास्फीन की आपको प्राप्ति हो जाती है। फास्फीन वायु में जलने के कारण चमक उत्पन्न करती है। वायु में क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, इसलिए ये चमक उत्पन्न भी करती है। अब देखिए बनाने की विधि आप पढ़ेंगे। बनाने की विधि में क्या है, धातु फॉस्फाइडों पर जल तथा तनु अम्ल की क्रिया से फास्फीन गैस प्राप्त होती है। देखिए इसको करेंगे रिएक्शन को, थोड़ा सा पेज को रख के समझते हैं। क्या कहा, धातु फॉस्फाइड। धातु फॉस्फाइड क्या है, ये ले लिया हमने Na3P प्लस जल के साथ रिएक्शन करा दो 3H और OH, ये H2O ही तो है। तो हमने क्या करना है, यहां से ये P और ये H के 3 निकल गए, PH3 निकल गया हमारा। ठीक है कि नहीं, और प्लस क्या बचा, 3 Na के हैं 3 OH के हैं, 3 कॉमन ले लूं तो क्या लिखूं 3NaOH। क्लियर नहीं होगा, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा फास्फीन। जोर से बोल करो, इसमें आ गए आवाज सारी। ठीक है नहीं, ये क्या बन गया, फास्फीन। अब इसके बाद आता है दूसरा फॉस्फाइड ले लो, Ca3P2 ले लो, है कि नहीं, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस रिएक्शन कर दो किसके साथ, क्योंकि ये Ca के ऊपर होते हैं प्लस के 2 चार्ज, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, तो मैं 6HOH लिख लूं, H2O भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से P के 2 और H के 6, तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2PH हाइड्रोजन के 6 हैं तो 2 तिया 6 प्लस Ca के 3 है, OH के 6 हैं, तो मैं क्या करूं 3CaOH का होल ट्वाइस, 3 दूनी 6। ऐसे हम इस काम को कर सकते हैं। समझ में आ गई ये रिएक्शन। अब प्रयोगशाला विधि पढ़िए। प्रयोगशाला विधि में क्या है, प्रयोगशाला में PH3 सफेद फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करेंगे। ठीक है ना, कैसे वातावरण में, निष्क्रिय वातावरण में गर्म करेंगे, क्योंकि सफेद फास्फोरस वायु में जलता रहता है, इसलिए यह अभिक्रिया निष्क्रिय वातावरण में कराते हैं। कैसे वातावरण में, निष्क्रिय वातावरण में। इसकी रिएक्शन को समझ लीजिए जरा। देखिए आपने ले लिया सफेद फास्फोरस प्लस आप रिएक्शन कर रहे हो 3NaOH प्लस 3H2O इज इक्वल टू, अब समझेंगे ध्यान से। मैंने क्या कहा है, ये रिएक्शन मैंने पहले भी कराई थी। एक फास्फोरस निकालो यहां से, और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ 3, यानी कि सबसे पहले हमने PH3 बनाया जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, फास्फीन बन गया हमारा प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, Na के बच रहे हैं 3, P के बच रहे हैं 3, है ना, और हाइड्रोजन के कितने बच रहे हैं यहाँ 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के कितने बच रहे हैं 3, ये 3, ये 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले 3Na है ना, 3Na आगे, फिर P के भी बच रहे 3, यहाँ क्या लिखूं, हाइड्रोजन के भी तो 6 हैं, 3 दूनी 6, H2, फिर फास्फोरस का एक बच रहा फास्फोरस, ऑक्सीजन के फिर 6 बच रहे, 3 दूनी 6। मैं ये बना देता हूँ सोडियम बाइफॉस्फाइड, और ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं फास्फीन, ये आपको प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे जरा दोबारा से देखिए, क्या कहा हमने, रिएक्शन तो समझ में आई गई है, इसको थ्योरी को समझ लीजिए कि प्रयोगशाला में फास्फीन सफेद फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करके बनाते हैं। चूंकि सफेद फास्फोरस वायु में जलता रहता है, इसलिए यह अभिक्रिया निष्क्रिय वातावरण में कराते हैं। किस में कराते हैं, निष्क्रिय वातावरण में। दोबारा से मैं इस रिएक्शन को तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, हमने क्या किया, एक फास्फोरस एक हाइड्रोजन के साथ में निकाल देना है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे, एक फास्फोरस का चला जाएगा, PH3 बन जाएगा। हमारे पास क्या क्या बचा, 3Na और 3H2, हमने लिया 3Na और 3 दूनी 6 H2 के हो गए।
फास्फोरस के 3 बच रहे थे, 3 एकम 3 हो गए, ऑक्सीजन के 3 और 3 6 थे, तो 3 दूनी 6 हो गए। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का ये जो क्रिया विधि है इसकी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आप लोगों के साथ बने हुए हैं, अभी पढ़ाएंगे।